नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे खबर विस्तार से और खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर इंदौर से बता दें। इंदौर से मोती सिंह को प्रत्याशी बनाने की मांग पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कांग्रेस की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, जहां अक्षय कांति बम ने कल कांग्रेस प्रत्याशी के से नामांकन वापस लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस मोती सिंह को अपना प्रत्याशी बनाना चाहती थी, हाईकोर्ट तक गई थी याचिका लेकर, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई पूरी हो चुकी है इस पूरे मामले पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस को एक और जहां झटके पर झटके लग रहे हैं, तो वही हाईकोर्ट ने अब याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई पूरी कर ली है। मोती सिंह को प्रत्याशी बनाने की मांग कर रही थी कांग्रेस। आपको बता दें, कल अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया था और कल ही नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। लेकिन इसके बाद अब कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची मोती सिंह को प्रत्याशी बनाने की मांग, और हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए। पुनीत, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? जी प्रतिक्रिया, देखिए इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो एडवोकेट है मिनी रविंद्र, वो मौजूद है। हम उन्हीं से बात करेंगे। मैम, आज बहुत महत्वपूर्ण फैसले याचिका पर सुनवाई हुई है। क्या सुनवाई हुई है मैम और क्या याचिका थी? ये याचिका ये थी कि मोती सिंह का ये कहना था कि अक्षय बम जी द्वारा अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस कारण से अब वो कांग्रेस पार्टी के रिकॉग्नाइज्ड कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और ये कहते हुए उन्होंने कोर्ट में पिटीशन लगाई कि कोर्ट ऐसा डायरेक्शन दे। कोर्ट के सामने उनके वकीलों का यही कहना था कि हमारा फॉर्म शुरू में रिजेक्ट हो गया, क्योंकि एक प्रपोजर के साथ में उन्होंने फॉर्म भरा था, और चूंकि वो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के तौर पर उनका नाम है एज कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट, तो इसलिए उनका फॉर्म फिर से एक्सेप्ट किया जाए। तो इस बारे में ईसीआई का ये कहना था कि जब भी इलेक्शन के समय कोई भी कैंडिडेट का फॉर्म भरता है और वो अप्रूव्ड कैंडिडेट किसी भी नेशनल या स्टेट पार्टी का है, तो वो वन प्रपोजर के साथ में फॉर्म भर सकता है। एक प्रपोजर लगेगा उनको, लेकिन बाकी सभी कैंडिडेट्स को अपने फॉर्म के साथ 10 प्रपोजर के सिग्नेचर्स होना चाहिए। चूंकि स्क्रूटनी के समय मोती सिंह के फॉर्म में सिर्फ एक प्रपोजर के नाम था, इस कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। इसके बाद में जब फॉर्म वापसी की तिथि आई, उस समय अक्षय बम जी द्वारा फॉर्म वापस लिया, तो उनका कहना था कि अब हम इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं एज कांग्रेस पार्टी। तो चूंकि उनका फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका था स्क्रूटनी के समय ही, तो इस बाद की परिस्थिति जो निर्मित हुई है उस पर उनको कोई हेल्प नहीं मिल सकती है। कारण ये है कि उनका फॉर्म ही नहीं है, अर्थात वो रेस में ही नहीं है, फॉर्म नहीं है, क्योंकि वो ही इज नॉट द कंटेस्टिंग पार्टी, वो कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो इस कारण से उनको कोई रिलीफ नहीं देना चाहिए, ऐसा ईसीआई का कोर्ट के सामने ये आर्ग्यूमेंट था। मैम, लेकिन उनका मोती सिंह का कहना है कि जो नियम है उस अनुसार उन्होंने कांग्रेस से फॉर्म भरा था, तो उन्हें एक ही प्रपोजल की आवश्यकता थी, तो उन्होंने एक ही दिया था। ऐसे में उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना था। और दूसरा एक नियम और उन्होंने बताया था कि यदि नामांकन वापस ले लेता है प्रत्याशी, तो जो रिजर्व कैंडिडेट होता है वो अपना नामांकन भर सकता है। ये वो जो उनके द्वारा जो व्याख्या की गई है, वो नियम को सही तरीके से, मेरा कहना ये है कि सही व्याख्या नहीं कर पाए हैं वो। कारण ये है कि सेक्शन 33 और आरओ हैंडबुक और साथ में जो ये रूल्स हैं, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, वो सभी ये कहते हैं कि जो अप्रूव्ड कैंडिडेट होता है वो एक प्रपोजर के साथ में नॉमिनेशन भर सकता है। उस नॉमिनेशन फॉर्म के साथ में फॉर्म ए और फॉर्म बी, जो फॉर्म ए होता है और फॉर्म बी होता है, उसमें जो भी पार्टी है उसके ऑथराइज सिग्नेचर द्वारा जारी किया जाता है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि अमित कैंडिडेट हमारा अप्रूव्ड कैंडिडेट है, हमारी पार्टी का अप्रूव्ड कैंडिडेट है। चूंकि मोती सिंह के फॉर्म में फॉर्म ए और बी नहीं था, वो अप्रूव्ड कैंडिडेट नहीं थे, इस कारण से उनको 10 प्रपोजर्स के साथ ही फॉर्म भरना था, वो एक प्रपोजर के साथ फॉर्म नहीं भर सकते थे। इसी कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। तो मैम, क्या माने कि अब रिजेक्ट ही हो जाएगा जो फैसला आएगा उसमें? ये तो नहीं कह सकते हैं कि कोर्ट क्या कहेगी, लेकिन कोर्ट के सामने जो लीगल पोजीशन रखी है उसके अनुसार तो यही कहा जा सकता है कि चूंकि उनका फॉर्म रिजेक्ट है, और इसमें एक और नई बात ये आती है कि पिटिशनर का खुद का कहना है कि उनके नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट जो हुआ है वो चैलेंज नहीं कर रहे हैं। तो यानी
इससे मतलब ये समझ में आता है कि उन्होंने उनका रिजेक्शन जो हुआ है नॉमिनेशन का, उसको उन्होंने मान्य किया है। ये तो बाद की परिस्थिति जो निर्मित हुई है उसमें वो कहते हैं कि हमको पार्टिसिपेट करने दिया जाए। तो जब फॉर्म ही नहीं है, आज की डेट में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, तो ऐसे में वो इलेक्शन सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के तौर पर या किसी भी कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा ईसीआई का कहना रहा है कोर्ट में। तो देखिए प्रतिज्ञा, ये पूरी बात कहना है मिनी रविंद्र का, जो कि एडवोकेट है ईसीआई की, और फॉर्म पहले ही रिजेक्ट हो चुका था, तो अब तो चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिलहाल फैसला सुरक्षित है, जो कि आज या कल में सामने आ जाएगा। जरूर रख लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और हो सकता है कि कांग्रेस अब आगे किसी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन करे। अब क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, ये भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है। रोहित शर्मा को सौंपी गई कप्तानी और युजवेंद्र चहल और ऋषभ पंत की वापसी हुई है। केएल राहुल को टीम में जगह नहीं मिली है। अक्षर पटेल, बुमराह, कोहली भी टीम में शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। खिलाड़ियों का चयन और रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपी गई है। आपको बता दें, हार्दिक पटेल उप कप्तान होंगे और युजवेंद्र चहल और ऋषभ पंत की वापसी हो गई है टीम में। ऋषभ पंत क्योंकि चोटिल थे, घायल थे, तो इस वजह से वो अब तक खेल नहीं पा रहे थे। आईपीएल में उन्होंने वापसी की और T20 वर्ल्ड कप से अब उनकी टीम में वापसी भी हो गई। केएल राहुल को जगह नहीं मिली है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस टीम में अक्षर पटेल, बुमराह, कोहली ये सभी शामिल है और केएल राहुल को, लेकिन केएल राहुल के साथ साथ आपको बताएं शुभमन गिल और रिंकू सिंह, इन सब को भी टीम से बाहर कर दिया गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि टीम में कौन कौन हिस्सा है इस टीम का। रोहित शर्मा कप्तान है, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ये वो चेहरे जिन्हें T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया गया है। तो आपको ये बता दें कि हार्दिक पांड्या उप कप्तान है, रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ये वो नाम। और टीम में जो वापसी हुई है वो ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है और T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान हुआ और कप्तान रोहित शर्मा के हाथ में कमान है टीम की और साथ में हार्दिक पांड्या उप कप्तान है। तो आपको वो सारे प्लेयर्स जो हैं जो इस टीम में शामिल है T20 वर्ल्ड कप के लिए, उन सब के नाम बता दें। ऋषभ पंत विकेट कीपर हैं, उनके साथ संजू सैमसन जो विकेट कीपर है वो भी, और साथ ही रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, ये सभी वो खिलाड़ी इस टीम में शामिल है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हिमांशु, अगर देखा जाए इस टीम की अगर हम बात करें तो इस टीम में अभी शुभमन गिल को जगह नहीं मिली है, लेकिन ऋषभ पंत की वापसी होती हुई। जी प्रतिज्ञा, देखिए पूरी टीम के अगर मायने निकाले जाएं तो केएल राहुल को भी टीम से बाहर कर दिया गया है। केएल राहुल के साथ साथ शुभमन गिल को बैकअप स्टैंड बाय प्लेयर में रखा गया है। रिंकू सिंह को भी स्टैंड बाय प्लेयर में रखा गया है। यदि किसी को चोट लगती है, कोई खिलाड़ी को इंजरी हो जाती है, तो इन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जा सकता है। फर्स्ट 15 में रिंकू सिंह और शुभमन गिल को नहीं लिया गया है। दो चौंकाने वाले नाम फर्स्ट 15 में हम देखें तो युजवेंद्र चहल की टीम में वापसी हुई है काफ़ी सालों बाद। पिछले T20 वर्ल्ड कप में, पिछले ODI वर्ल्ड कप में युजवेंद्र चहल टीम का हिस्सा नहीं थे, उनकी जगह कुलदीप यादव को टीम में लिया जा रहा था लगातार। लेकिन रिंकू सिंह को बाहर करना, कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि रिंकू सिंह को T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा, लेकिन उनकी जगह अब मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे को दे दी गई है। शुभमन गिल जो बतौर ओपनर काफ़ी समय से टीम के साथ जुड़े हुए थे, उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को ही टीम में रखा है और टीम ने फिर से एक बार रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भरोसा जताया है। बिल्कुल हिमांशु, अगर केएल राहुल की बात कर ले तो केएल राहुल को बाहर कर दिया गया है। मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन, हिमांशु, केएल राहुल को बाहर कर दिया गया, लेकिन वो लगातार तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर उनको टीम में ना रखने की कोई वजह? टीम में उनको ना रखने की एक वजह यह है कि केएल राहुल लगातार ओपनिंग यानी बतौर ओपनर टीम में खेल रहे थे, अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी से भी बतौर ओपनर खेल रहे थे और टीम के पास पहले से ही रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जैसे पुख्ता ओपनर हैं। उसके बाद अभिषेक शर्मा जैसा जो आईपीएल में अच्छा कर रहा है, उसको भी टीम में शामिल नहीं किया गया है। विराट कोहली एक बैकअप ओपनर के रूप में टीम में खेल सकते हैं। तो भारत के पास 3 ओपनर पहले से ही थे, इसलिए केएल राहुल को टीम में शामिल ना करना
चौथे ओपनर को टीम में ना लेना एक अच्छा निर्णय माना जा सकता है। लेकिन अगर केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेलते तो उनकी जगह टीम में बन सकती थी। संजू सैमसन और ऋषभ पंत की जगह उनको टीम में शामिल किया जा सकता था, लेकिन आईपीएल में उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खेलना सही नहीं समझा और ओपनिंग ही करते रहे, जिसकी वजह से उन्हें बतौर ओपनर टीम में शामिल नहीं किया गया। हिमांशु, तो T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम का ऐलान हुआ है। अब ये टीम क्या कमाल कर पाती है, ये जब मैचेस होंगे तभी देखने में समझ में आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और दिखाते हैं कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जो टीम में शामिल हैं। कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये सभी वो नाम, ये सभी वो खिलाड़ी जो इस टीम में शामिल हैं। और रोहित शर्मा बतौर कप्तान टीम की कमान संभालेंगे और हार्दिक पांड्या उप कप्तान हैं। साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ये वो चेहरे और ये वो नाम जो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में शामिल है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि ऋषभ पंत और युजवेंद्र चहल की वापसी हुई है। बीते कुछ मैचों में अगर देखा जाए, जो भी सीरीज हुई उसमें युजवेंद्र चहल लगातार टीम से बाहर थे और ऋषभ पंत भी, क्योंकि वो चोटिल थे तो इस वजह से बाहर थे। लेकिन अब इनकी वापसी होती हुई, लेकिन वहीं केएल राहुल को और रिंकू सिंह और शुभमन गिल को इसमें जगह नहीं मिली। लेकिन ऋषभ पंत की वापसी एक अच्छी खबर है। अब देखना होगा कि ये टीम है ये क्या कुछ कमाल आगे कर पाती है। और ये जब मैचेस होंगे, जब ये सीरीज T20 वर्ल्ड कप के होंगे, तब समझ में आएगा कि ये जो टीम का फैसला है, ये निर्णय है, ये कितना सही साबित होता है टीम इंडिया के लिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और अगली खबर रायपुर से। आपको बता दें, कस्टम मिलिंग घोटाले में मार्कफेड के पूर्व एमडी गिरफ्तार हुए हैं। मनोज सोनी है मार्कफेड के पूर्व एमडी और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में जल्द पेश करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, कस्टम मिलिंग घोटाले में ये बड़ी खबर आ रही है इससे जुड़ी हुई, जहां पर मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है और कोर्ट में जल्द पेश करेगी। बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां पर वो बाबा महाकाल की आरती में शामिल हुए। बाबा बागेश्वर ने यहां पर नंदी हॉल में बैठकर शिव आराधना की और साथ ही गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। इस दौरान बाबा बागेश्वर का एसपी प्रदीप शर्मा ने मंदिर समिति की तरफ से माला पहनाकर सम्मान किया, उनका स्वागत किया। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में आज कुबेश्वर धाम पहुंचे और विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक भी किया। सर, पूजन अभिषेक किया है। अद्भुत आनंद आया। जय महाकाल भगवान की, आपकी जय हो, विस्तार न्यूज की जय हो। सर, कहीं ना कहीं जिस प्रकार लोकसभा में मतदान प्रतिशत कम हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मतदान प्रतिशत सबको मतदान जरूर करना चाहिए, हमने अपील भी की है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र वाले देश में अपने देश को मजबूत करने के लिए स्वविवेक के साथ राष्ट्र कल्याण के लिए मतदान अवश्य। सर, 400 पार का नारे को लेकर बिल्कुल कहीं ना कहीं कुबेश्वर धाम ने विस्तार न्यूज से बातचीत की और विस्तार न्यूज को उन्होंने आभार भी व्यक्त किया और धन्यवाद भी दिया कि लगातार विस्तार न्यूज जिस प्रकार गिरोध पे गिरोध करते जा रहा है और बाबा महाकाल के दरबार में जिस प्रकार उन्होंने पूजा अर्चना की है, अभिषेक किया है, पूजन अभिषेक किया है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मतदान सभी को करना है, कि मतदान आप करेंगे और हम करेंगे तो देश मजबूत होगा। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। और बुलेटिन में आगे बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। ज्वेलर्स मार्केट में पहुंची जीएसटी विभाग की टीम। तो भोपाल से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ज्वेलर्स मार्केट में जीएसटी विभाग की टीम पहुंची है। गोल्ड शोरूम पर जीएसटी विभाग की टीम जांच कर रही है। 2 टीमें वहां पर पहुंची है ज्वेलर्स मार्केट पर और एक टीम में लगभग 5 सदस्य मौजूद हैं। संत हीरादास नगर में लगभग 20 दिनों में ये दूसरी कार्रवाई है। तो ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां पर ज्वेलर्स मार्केट में जीएसटी विभाग की टीम पहुंची है। गोल्ड शोरूम में जीएसटी विभाग की 2 टीमें जांच कर रही हैं। एक टीम में लगभग 5 सदस्य हैं, तो लगभग 10 सदस्यीय टीम यहां पर मौजूद और जांच कर रही है। संत हिरदाराम नगर में लगभग 20 दिनों में ये दूसरी कार्रवाई और यहाँ पर जीएसटी विभाग की टीम पहुंची है और जांच कर रही है और जीएसटी विभाग का छापा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ श्याम सिंह तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम, ज्वेलर्स मार्केट में जीएसटी विभाग की टीम पहुंची और ये पूरी कार्रवाई जो होती हुई, इस पर क्या कुछ अपडेट?
देखिए, ये 20 दिन में ठीक बात है, दूसरी कार्रवाई है, लेकिन इसको कार्रवाई से ज़्यादा हमको ये समझना पड़ेगा कि ये एक तरह से सर्च है। इस सर्च में ये देखा जा रहा है कि क्योंकि चुनाव का समय है, क्या ऐसा कोई गोल्ड जो रिकॉर्ड में नहीं है, क्या ऐसा कोई पैसा जो रिकॉर्ड में नहीं है, वो जो है जांचा जा रहा है। ये देखा जा रहा है, 2 ज्वेलर हैं जिसमें से एक नवरंग ज्वेलर है और एक अन्य है। इनके यहाँ 4 ठिकानों पर जो है छापा डाला गया है। इनके घरों पर भी जो है छापा डाला गया है, वहाँ सर्च किया जा रहा है। ये टीमें देख रही हैं कि रिकॉर्ड से इतर पैसा, रिकॉर्ड से इतर गोल्ड है क्या, अगर है तो ये कहाँ से आया है, किन सोर्सेज से आया है, इसका उपयोग क्या होना था, किनको दिया जाना था, ये सारी सर्चिंग चल रही है। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें, ये स्टेट जीएसटी की कार्रवाई है, सेंट्रल जीएसटी नहीं है। बिल्कुल श्याम, और बात अगर जीएसटी विभाग की टीम की कर ले तो आप बता रहे हैं कि 20 दिनों में ये दूसरी बार ये कार्रवाई हो रही है, तो पिछली बार जब कार्रवाई हुई थी तो अब तक क्या कुछ जीएसटी विभाग को मिला है? देखिए, क्योंकि सर्च किया जाता है तो जीएसटी विभाग एक लिमिट के बाद जो है वो तय करती है कि जो मिला है उसको हम मीडिया के सामने बताएं। जो पिछली बार कार्रवाई हुई थी उसकी लगातार दस्तावेजी जो है छानबीन चल रही है, उसके आधार पर जल्द ही जीएसटी विभाग इस जानकारी को सार्वजनिक करेगी कि दोनों कार्रवाई में क्या कुछ मिला है। बिल्कुल श्याम, तो दोनों कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और वो खबर भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल श्याम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम और विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस पर तंज कसा है। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि 7 तारीख तक हो सकता है कि जीतू पटवारी भी बीजेपी में शामिल हो जाए। मुझे तो ये लगता है कि पूरे देश में आज लाखों की तादाद में लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं और ये क्रम इसी तरीके से जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं है, 7 तारीख आते आते मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी भाजपा में ना आ जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और रायगढ़ जिले के छाल क्षेत्र के तहत आने वाला भुंडी बहरी नाम का गांव इन दिनों लोगों के बीच आस्था और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहां पर मांड नदी के बीचों बीच स्थित मंदिर के पास सैकड़ों की संख्या में सांप निकल रहे हैं और हर रोज एक तय समय पर ही बड़ी संख्या में सांप मंदिर किनारे पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जब से मंदिर का निर्माण हुआ है तब से नदी में कितना ही पानी का प्रभाव क्यों ना बढ़ जाए, मंदिर डूबता नहीं है और इसी मंदिर के अलग अगल बगल की चट्टान की एक सुरंग से सैकड़ों सांप निकल रहे हैं। तो लोगों की आस्था का ये केंद्र बना हुआ है और सैकड़ों सांप यहां से इस मंदिर के चट्टान से निकल रहे हैं। तो रायगढ़ जिले के छाल क्षेत्र की ये खबर आपको बता दें, जहां पर भुंडी बहरी नाम का ये गांव है और लोगों के बीच ये आस्था का केंद्र बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर मांड नदी के बीचों बीच एक मंदिर है और ये सैकड़ों की संख्या में इस मंदिर के पास चट्टान से सांप निकल रहे हैं। हर रोज एक तय समय पर ही बड़ी संख्या में सांप यहां पर निकलते हैं। और अगली खबर झाबुआ से है। झाबुआ के थांदला से जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई और बताया जा रहा है कि नगर पंचायत चौराहे के करीब 2 बाइक वाले एक ही दिशा में जा रहे थे और इस दौरान एक बाइक वाले ने ओवरटेक किया, तभी पीछे से आ रहे बाइक वाले का संतुलन बिगड़ गया और वो सामने से आ रहे ट्रॉली के नीचे आ गया और इस दौरान ट्रॉली का एक टायर बाइक चालक के सीने पर गुजर गया और घायल को फौरन अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी और हादसे के बाद से ट्रॉली का ड्राइवर भी फरार बताया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरायपाली भारती हॉस्पिटल में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला भारती हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी और महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन डिलीवरी के कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई और गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया और डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो सरायपाली भारती हॉस्पिटल
से ये खबर आपको बता दें, जहां पर एक महिला की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। महिला डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी, बच्चे को तो अच्छे से जन्म दे दिया, लेकिन डिलीवरी के कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई। और जो परिजन है वो हॉस्पिटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और हॉस्पिटल के बाहर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली खबर नरसिंहपुर से, जहां तेंदुआ का शिकार हुआ है। दिलहरी जंगल में मिला नर तेंदुआ का शव और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। तेंदुए के शिकार की आशंका जताई जा रही है। तो आपको खबर नरसिंहपुर से बता दें, जहां तेंदुए का शिकार हुआ है। दिलहरी जंगल में नर तेंदुए का शव मिला है। वन विभाग की टीम वहां पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल कर रही है और आशंका जताई जा रही है कि शिकार किया गया है इस तेंदुए का। अगली खबर पेंड्रा से, जहां तेज रफ्तार ट्रोलर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई और यह हादसा तेंदुमुड़ा के पास हुआ है और यह बताया जा रहा है कि ये युवक मरवाही से उसाड़ अपने घर जा रहा था। मरवाही पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो सड़क दुर्घटना से जुड़ी ये खबर, रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर ट्रेलर ने एक बाइक सवार को रौंद दिया और हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अलीराजपुर के जोबट में एकमात्र आधार केंद्र होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घंटों लोगों को लंबी कतार में लगना पड़ता है और मात्र 30 टोकन बांटे जा रहे हैं और बाकी ग्रामीणों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कई बच्चों को स्कूल में एडमिशन के दौरान भी दिक्कत आ रही है और बावजूद इसके अब तक इनकी परेशानी को हल जो है वो नहीं निकल सका है। शनिवार को भी जब वो उनके पापा के साथ आए तो यहाँ के भाई साहब का कहना था कि आप पहले टोकन ले लीजिए। तो हमने पूछा टोकन लेने के लिए क्या करना होगा, खुलता तो 9 बजे है और तब तक ये इतनी लंबी लाइन लग जाती है। तो उनका कहना था कि आप टोकन लेने के लिए थोड़ा जल्दी आइए। कहने का मतलब 7 बजे से लोग आने लगते हैं तो आप भी 7:30 या 8 बजे तक यहाँ पे आ जाइए। हम जब आके देखते हैं तो भीड़ पहले से लगी होती है और टोकन मिल नहीं पाता। टोकन न मिलने का कारण सबसे बड़ा ये है कि टोकन 25 से 30 होते हैं। हम 30 टोकन वितरित करते हैं, उस पर एक टोकन पे 2-3 दिन आधार कार्ड बच्चों के रहते हैं। अब 100 लोग एक साथ आते हैं, उनका नहीं बना पाते, इतनी संख्या नहीं है, हमको फॉर्म भी भरना पड़ता है साथ में। और उसका जो बच्चों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक आधार कार्ड बनाने में। बच्चों के फिंगर नहीं लगते, उसमें 4-5 10 मिनट पर बच्चे के मान सकते हो उसमें। अब जो टाइमिंग से उस हिसाब से तो हम पूरा कर रहे हैं कोशिश। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी हैं।